पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं एंड दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो गाइज वी आर गोइंग टू कवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीटली इन जस्ट 1 आवर. सो गाइज इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में काम आने वाला है. आई नो कि अगर आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर्च कर रहे थे तो इसका मतलब ये होगा कि आप इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन जैसी चीज़ों को ढूंढ रहे होगे. तो हाँ, हमने वो चीज़ें की हुई हैं बट सही टाइम पे. इस वीडियो में हमने हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप केमिस्ट्री से ही पॉलिसी. सीक्वेंशली की है. सो लेट्स डू जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टेप बाय स्टेप. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक रीएजेंट से. सो व्हाट इज ऑर्गेनिक रीएजेंट्स? सो हमारे पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसमें हम रीएजेंट डालते हैं और उस रीएजेंट के कारण हमें एक प्रोडक्ट मिलता है. सो दिस इज रीएजेंट. इसको हम ऑर्गेनिक रीएजेंट भी कहते हैं और इसे हम अटैकिंग रीएजेंट भी कहते हैं. इसे हम अटैकिंग रीएजेंट इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज अटैकिंग ऑन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अटैकिंग रीएजेंट. अब ऑर्गेनिक रीएजेंट दो टाइप के होते हैं. एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है न्यूक्लियोफाइल. सो लेट्स सी व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल. सो लेट्स स्टार्ट विथ इलेक्ट्रोफाइल. तो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोफाइल. तो इलेक्ट्रोफाइल दो वर्ड से बना है, एक है इलेक्ट्रो और एक है फाइल. इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब होता है लवर. सो इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लवर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोफाइल कंप्लीटली. इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने के कारण ये वहां पे अटैक करता है जहां पे इसे इलेक्ट्रॉन मिले. तो इलेक्ट्रोफाइल को जहां कहीं भी इलेक्ट्रॉन दिख जाए ये वहां पे अटैक करेगा. सो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज इलेक्ट्रॉन लवर. अब इलेक्ट्रोफाइल के दो एग्जाम्पल हैं, Cl+, CS3+. ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल हैं. इन दोनों में इलेक्ट्रॉन की कमी है. सो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल. अब इलेक्ट्रोफाइल दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल. सो लेट्स डू पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट. सो फर्स्ट वन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल. सो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल को पहचानने का तरीका ये है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा. सो लेट्स सी दीज इलेक्ट्रोफाइल, CS3+, Cl+, Br+ एंड NO2+. तो इन सभी पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है. सो दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल. सो लेट्स डू एन एग्जाम्पल. अब हमें ये देखना है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तभी इसे हम एक इलेक्ट्रोफाइल मानेंगे. सो लेट्स सी दिस वन, CS3+. तो सबसे पहले CS3+ को एक्सपैंड करके इस तरीके से ड्रॉ करो. सो नाउ यू कैन सी दिस, CS3+ के पास 3 बॉन्ड्स हैं, यानी कि इस पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और कार्बन को स्टेबिलिटी के लिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है. पर इस कार्बन पे सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ. और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ तो इसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे. सो CS3+ इज एन इलेक्ट्रोफाइल. और इसी तरह से यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रोफाइल हैं ऑल ऑफ देम आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. अब नेक्स्ट है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल. सो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल्स हैं बोरोन ट्राइफ्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड, BF3 एंड CO2. सो न्यूट्रल का क्या मतलब होता है? न्यूट्रल का मतलब होता है नो चार्ज. सो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल पे कोई भी चार्ज नहीं है. यू कैन सी बोरोन हाइड्राइड, यू कैन सी कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों में चार्ज नहीं लगा हुआ है. सो बोथ ऑफ देम आर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल. बट अभी भी हमें से इलेक्ट्रोफाइल प्रूव करना है. सो लेट्स सी कार्बन डाइऑक्साइड. अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपैंड करके देखो. सो एक्सपैंड करने पे ये कुछ इस तरीके से दिखेगा. सो इस कार्बन के अराउंड टोटल 4 बॉन्ड्स हैं, यानी कि इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो इसका तो ये मतलब हुआ कि कार्बन टोटली स्टेबल है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो हाउ इज इट एन इलेक्ट्रोफाइल? तो फिर ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे हुआ? कार्बन के दोनों साइड 2 ऑक्सीजन्स हैं एंड बोथ ऑफ देम आर वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने लगेगा, जिस कारण से कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी. सो कार्बन विल बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट.
सो CO2 इज एन इलेक्ट्रोफाइल। अब बारी है बोरोन ट्राइफ्लोराइड की। तो ये है बोरोन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर। अब बोरोन के अराउंड टोटल 3 बॉन्ड्स हैं, यानी कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ। और साथ में है ये p ऑर्बिटल। ये p ऑर्बिटल वेकेंट है एंड इट नीड्स इलेक्ट्रॉन। तो अगेन इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सो बोरोन ट्राइफ्लोराइड भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सो इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। सो अब हम इलेक्ट्रोफाइल को सम अप करते हैं। सो इलेक्ट्रोफाइल इज एन इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है एंड इट इज वेरी रिएक्टिव। सो दिस इज आवर फर्स्ट रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल। अब नेक्स्ट है न्यूक्लियोफाइल। सो व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? इसे हम इस एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का कंप्लीट ऑपोजिट होता है। इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती थी और न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होते हैं। सो न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच। सो न्यूक्लियोफाइल के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है एंड इट वांट्स टू डोनेट दीज एक्सेस इलेक्ट्रॉन। सो इसलिए न्यूक्लियोफाइल को हम इलेक्ट्रॉन डोनर भी कहते हैं। सो न्यूक्लियोफाइल को पहचानने के 2 तरीके हैं। एक है लोन पेयर और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। NH3 पे लोन पेयर है और OH नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं। नाउ लेट्स सी ऑल टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल 3 टाइप के होते हैं: नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल एंड एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। सो लेट्स सी ईच ऑफ देम वन बाय वन। तो सबसे पहले आता है नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल। सो इसके एग्जांपल हैं H नेगेटिव, OH नेगेटिव, RO नेगेटिव, हाइड्राइड, एल्कोहल एंड एल्कोक्सी। अब इस नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है एंड दिस नेगेटिव चार्ज इज साइन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब नेक्स्ट है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल का मतलब कि इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। सो लेट्स सी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल: NH3 and H2O, अमोनिया एंड वाटर। नाउ लेट्स एक्सपैंड बोथ ऑफ देम। तो ये है NH3। NH3 पे जो ये लोन पेयर है, दीज आर एक्सेस इलेक्ट्रॉन। तो इसके कारण इसे हम कहेंगे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल इसलिए क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं, एंड न्यूक्लियोफाइल इसलिए क्योंकि इस पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड वाटर, वाटर पे हमारे पास 2 लोन पेयर्स हैं एंड लोन पेयर इज अ साइन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और अगेन वाटर पे कोई चार्ज नहीं, सो इट इज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अब इसी तरीके से ROH और RNH2, ये दोनों भी न्यूक्लियोफाइल हैं। सो ROH पे ये जो 2 डॉट्स ऊपर नीचे लगे हैं, दीज आर लोन पेयर। सो इस पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है और दूसरे वाले पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है। सो बोथ ऑफ देम आर न्यूक्लियोफाइल। सो ये था हमारा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अब नेक्स्ट है एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। सो व्हाट इज एन एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल? नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल पे हमारे पास एक ही एटम पे लोन पेयर्स होते थे, पर इस न्यूक्लियोफाइल में एक लोन पेयर कार्बन पे है, एक लोन पेयर नाइट्रोजन पे है। तो ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन से भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है। सो इसके पास 2 अटैकिंग साइट्स हैं। सो दिस इज साइनाइड एंड दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल और इसे हम कहते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो हमने न्यूक्लियोफाइल कर लिया। सो हमारे जितने भी रिएजेंट्स थे वो हो गए इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो अब ये सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस को समझने के लिए हमें इन कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक नॉर्मल सा ऑर्गेनिक रिएक्शन। सो दिस इज आवर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हम रिएजेंट डालेंगे और उस रिएजेंट डालने के कारण हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। सो दिस इज अ नॉर्मल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन। सो रिएक्शन के बीचों बीच काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हम इस रिएक्शन में मेंशन नहीं कर रहे हैं। सो इस चीज़ के लिए होता है मैकेनिज्म। सो मैकेनिज्म में हम हर वो स्टेप देखते हैं जिससे ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ये प्रोडक्ट बना। सो आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। सो ये है हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इस पे हमने रिएजेंट डाला and we get reaction intermediate. So this is something which is made in between of the reaction. ये reaction के बीचों बीच बना।
बट दिस इज नॉट आवर फाइनल प्रोडक्ट, हमें फाइनली ये नहीं मिलने वाला। अब इस रिएक्शन इंटरमीडिएट में चेंजेस आएंगे जिसके कारण से हमें प्रोडक्ट मिलेगा। सो दिस इज नाउ कंप्लीट रिएक्शन। पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना रिएक्शन इंटरमीडिएट, फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट से बना प्रोडक्ट। सो दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन। सो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है क्या? रिएक्शन इंटरमीडिएट इज समथिंग दैट इज मेड इन बिटवीन ऑफ द रिएक्शन, जो रिएक्शन के बीचों बीच बने। और रिएक्शन इंटरमीडिएट की ये स्पेशलिटी होती है कि ये काफी अनस्टेबल होता है। सो लेट्स सी ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो सबसे पहला है कार्बोकेटायन, दूसरा है कार्बन आयन, तीसरा है फ्री रेडिकल, फोर्थ है कार्बीन और फिफ्थ है नाइट्रीन। So let's learn about each reaction intermediate step by step. So the first one is कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन का क्या मतलब हुआ? तो कार्बोकेटायन में दो वर्ड्स हैं, एक है कार्बो, एक है कैटायन। कार्बो मीन्स कार्बन और कैटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज। सो कार्बोकेटायन में हमारे पास एक कार्बन होता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। सो लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल। सो दिस इज CH3CH2Cl। अब हम इसे ब्रेक करेंगे। वी नो दैट Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो क्लोरीन इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले जाएगा। तो इस कारण से क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो फाइनली वी गेट दिस कंपाउंड CH3CH2 प्लस। अब ये जो CH3CH2 प्लस है, ये है कार्बन विथ अ पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज कार्बोकेटायन। सो इसी तरह से ये भी कार्बोकेटायन है, सभी पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। सो ऑल ऑफ दीज आर कार्बोकेटायन। अब चलते हैं हम दूसरे रिएक्शन इंटरमीडिएट पे, एंड दैट इज कार्बन आयन। तो कार्बन आयन दो वर्ड से बना है, एक है कार्ब और एक एनायन। कार्ब मीन्स कार्बन और एनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज। सो कार्बन आयन इज अ स्पीशीज जिसमें कार्बन के साथ नेगेटिव चार्ज हो। सो लेट्स सी दिस कंपाउंड। सो CH3CH2 नेगेटिव, ये हुआ एक कार्बन आयन। सो इसी तरीके से ये सारे भी कार्बन आयन हुए बिकॉज इसमें कार्बन के साथ नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। सो दिस इज कार्बन आयन। अब नेक्स्ट है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल हम ऐसे स्पीशीज को कहते हैं जिसपे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। सो दिस इज एन एलिमेंट और इस पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लगा है। सो एक इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ कि ये वाला इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। सो दिस इज अ फ्री रेडिकल। नाउ लेट्स लुक एट दिस कंपाउंड। सो दिस इज अ क्लोरीन। यूवी लाइट के प्रेजेंस पे ये स्प्लिट होगा। अब ये कैसे स्प्लिट होगा? ये स्प्लिट होगा होमोलिटिकली। इसका मतलब ये बराबरी से स्प्लिट होगा। तो इस बॉन्ड का मतलब हुआ इसमें दो इलेक्ट्रॉन है और दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इस क्लोरीन पे और दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा इस क्लोरीन पे। सो फाइनली वी गेट दिस, वी गेट टू क्लोरीन फ्री रेडिकल। सो दोनों क्लोरीन पे एक एक इलेक्ट्रॉन है। सो दिस इज अ फ्री रेडिकल। इसी तरीके से ये सारे कंपाउंड्स भी फ्री रेडिकल होंगे। सो दिस इज फ्री रेडिकल। अब चलते हैं हम फोर्थ रिएक्शन इंटरमीडिएट पे, एंड दिस इज कार्बीन। सो कार्बीन में हमारे पास एक कार्बन होता है और उस पे दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो दिस इज अ कार्बन विथ अ लोन पेयर। तो इस टाइप के स्पीशीज को हम कहते हैं कार्बीन। नाउ लेट्स सी कि ये कैसे बनता है। सो वी हैव अ कंपाउंड CH2N2। अब जब ये स्प्लिट होगा तो इसमें से नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगा। सो वी विल गेट CH2 एंड N2। सो ये वाला कंपाउंड है कार्बीन। सो वी गेट अ कार्बीन फ्रॉम दिस कंपाउंड। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कंपाउंड की ओर, एंड दिस इज नाइट्रीन। सो लेट्स लुक एट दीज टू एग्जांपल। सो नाइट्रीन में हमारे पास दो लोन पेयर होते हैं और एक बॉन्डेड पेयर होता है। नाउ लेट्स लुक एट दिस वन। तो इसमें एक पार्ट CH3 के साथ बॉन्डेड है और बाकी बचा दो लोन पेयर। सो दिस इज ऑल्सो अ नाइट्रीन। सो दीज आर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स और ये रिएक्शन के बीचों बीच बनते हैं एंड दे आर वेरी अनस्टेबल एंड रिएक्टिव। तो जब हम रिएक्शन करेंगे देन यू विल ऑब्जर्व दैट, तो अभी तक हमने रिएजेंट्स कर लिए हैं और हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स भी कर लिए हैं। अब बारी है इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करने की। सो दिस इज द टाइम टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। उससे हमें पता लगेगा कि रिएजेंट कहाँ पे अटैक करेगा, क्यों अटैक करेगा। सो लेट्स डू इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट
and understand it step by step. So this is a compound. इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बाद मुझे ये पता चला कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होगी। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी वहाँ पे मैं डालूंगा नेगेटिव चार्ज, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होगी वहाँ पे मैं डालूंगा पॉजिटिव चार्ज। अब हमारे पास दो रिएजेंट है, एक है इलेक्ट्रोफाइल और एक है न्यूक्लियोफाइल। तो हमें ये पता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस कारण से ये इलेक्ट्रोफाइल उस पार्ट पे जाएगा जिस पे नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियोफाइल उस पार्ट पे जाएगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो हमारे पास बेसिकली ये चार इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज इंडक्टिव इफेक्ट, सेकेंड इज रेजोनेंस, थर्ड इज हाइपर कंजुगेशन एंड फोर्थ इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सो लेट्स डू ऑल ऑफ देम वन बाय वन। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। सो लेट्स सी एन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड इट। सो दिस इज CS3 CS2 CS2 Cl। अब इस कंपाउंड में क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। सो क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी। सो इस कारण से क्लोरीन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। सो वी विल राइट इट एज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सो वी विल राइट इट एज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट का पास वाले नेल्स पे ज्यादा इफेक्ट होता है और दूर वाले नेल्स पे कम इफेक्ट होता है। सेम उसी तरीके से क्लोरीन इज अ मैग्नेट एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेल्स। सो क्लोरीन का पहले कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट रहा क्योंकि वो बिल्कुल इसके क्लोज है, बट इससे दूर वाले कार्बन पे, सेकेंड कार्बन पे इसका इंपैक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। तो क्लोरीन सेकेंड कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को खींचेगा, पर उस इंटेंसिटी के साथ नहीं जितना इसने फर्स्ट कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचा था। सो क्लोरीन का सेकेंड कार्बन पे भी इंपैक्ट है बट कम इंपैक्ट है। सो वी विल राइट इट एज पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह से थर्ड कार्बन पे भी इंपैक्ट होगा, बट दैट इंपैक्ट विल बी मच लेस देन बोथ ऑफ दीज कार्बन। तो इसमें होगा पार्शियल 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 पॉजिटिव चार्ज। सो दिस थिंग इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने लगता है। सो ये था इंडक्टिव इफेक्ट एंड इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। जो ये डिस्टॉर्शन क्रिएट हो गया है दैट इज परमानेंट, ये हमेशा ही रहेगा। दिस क्लोरीन विल बी पार्शियल नेगेटिव, दिस कार्बन विल बी पार्शियल पॉजिटिव। सो ये परमानेंटली क्रिएट हो गया है। अब इंडक्टिव इफेक्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई इफेक्ट। तो जो अभी हमने एग्जाम्पल किया दैट वॉज माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मीन्स जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचता है। सो क्लोरीन क्या कर रहा था? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा था। सो क्लोरीन वॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो ये वाला हुआ माइनस आई इफेक्ट। और इसी तरह से साइनाइड, नाइट्रो और ब्रोमाइड, ये सब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं। सो ऑल ऑफ देम शोज माइनस आई इफेक्ट। अब नेक्स्ट है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट का कंप्लीट ऑपोजिट होता है। माइनस आई इफेक्ट में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता था जो इलेक्ट्रॉन स्नैच करता था, और प्लस आई इफेक्ट में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। सो इन शॉर्ट वी राइट इट एज EDG, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सो लेट्स सी एन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड इट। सो दिस इज आवर अमीन ग्रुप। अब इस अमीन पे हमारे पास 3 मिथाइल लगे हुए हैं और ये तीनों मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। मिथाइल आर पुशिंग देयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। सो यहाँ पे लग रहा है प्लस आई इफेक्ट। अब मिथाइल के अलावा इथाइल, प्रोपाइल, ये सब भी प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ऑल ऑफ देम आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट हमें कहाँ पे काम आने वाला है? सो लेट्स सी इट। सो वी हैव दीज 2 कार्बोकेटायन। अब इन दोनों कार्बोकेटायन में से हमें ये बताना है कि कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। सो लेट्स सी इट। तो कार्बोकेटायन अनस्टेबल क्यों है? कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के कारण अनस्टेबल है। लुक एट दिस, हियर वी हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है और स्टेबिलिटी के लिए इसे इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है।
तो इसे ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिलेंगे? सो वी हैव CH3 अराउंड इट, वी हैव मिथाइल अराउंड इट। मिथाइल क्या करता है? मिथाइल अपने इलेक्ट्रॉन पुश करता है। सो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये पुश करेगा। तो मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस कार्बोकेटाइन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। सो ये वाला कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसके पास तीन तीन मिथाइल्स हैं। बट दूसरे वाले केस को देखते हैं। दूसरे वाले केस में हमारे पास सिर्फ दो मिथाइल हैं और ये मिथाइल स्टेबिलिटी में हेल्प करेंगे। इट विल नॉट मेक इट एज स्टेबल एज द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन वाले में तीन मिथाइल थे बट इस वाले में सिर्फ दो मिथाइल हैं। सो इट विल बी कंपैरेटिवली लेस स्टेबल देन द फर्स्ट वन। तो ये था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। सो वी हैव दीज टू कंपाउंड्स। ये दोनों के दोनों कार्बन आयन है, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का ये मतलब हुआ कि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने के कारण ये अनस्टेबल है। नाउ लुक एट दीज मिथाइल ग्रुप्स। यहाँ पे तीन मिथाइल ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की ओर पुश कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा? इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले ही हाई थी, अब और भी ज्यादा हाई हो जाएगी। तो इससे क्या हुआ? दिस कार्बन आयन बिकेम हाईली अनस्टेबल। नाउ लुक एट द सेकेंड वन। सो यहाँ पे हमारे पास दो मिथाइल है विच इज लेस देन द प्रीवियस वन। सो ये दो मिथाइल अपने इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, हमें पता है। बट इट विल नॉट अफेक्ट दिस कार्बन आयन एज मच एज द फर्स्ट वन क्योंकि वहां पे तीन मिथाइल थे और यहाँ पे सिर्फ दो मिथाइल हैं। So the first one was highly unstable and the second one is comparatively less stable. तो इसका ये मतलब हुआ that second one is more stable than the first one. तो inductive effect यहाँ पे काम आता है. So let's see next application of inductive effect. So next is stability of acid. So we have two acids here. अब इन दोनों में carboxylic acid लगा हुआ है. So what actually makes them acid? This part. अगर ये H पॉजिटिव को यानी कि प्रोटॉन को इजीली लूज कर देता है देन इट इज अ गुड एसिड। सो इन दोनों में से जो कोई भी H पॉजिटिव को इजीली लूज कर दे दैट विल बी द बेस्ट एसिड। अब हमें ये पता लगाना है कि इन दोनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। तो सबसे पहले दोनों को एक्सपैंड करो। सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट वन। सो वी हैव क्लोरीन अराउंड दिस कार्बन। और क्लोरीन का क्या काम होता है? इट इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर स्नैच करता है। सो वी हैव थ्री क्लोरीन्स हियर, यानी कि हमारे पास तीन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। सो दे विल स्नैच इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स देम। सो इसके रिटर्न में क्या होगा? दिस कार्बन विल स्नैच इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस कार्बन एंड दिस कार्बन विल स्नैच इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा? दिस ऑक्सीजन विल स्नैच इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस हाइड्रोजन और इस कारण से ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऑक्सीजन की ओर और हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं एंड दिस H विल लीव एज H पॉजिटिव। सो तीन क्लोरीन के कारण इसमें इतनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होगी कि H पॉजिटिव इस कंपाउंड को छोड़ देगा। सो दिस कंपाउंड इज वेरी एसिडिक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड पे। सो इस कंपाउंड में हमारे पास दो क्लोरीन, तो ये दो क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट करेंगे बट नॉट मोर देन द प्रीवियस वन। So yes, H positive will leave this compound, but it will not be as acidic as the previous one. पहले वाले में तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थे और दूसरे वाले में दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। So the first one is more acidic and second one is comparatively less acidic. तो ये था acidic strength. अब next है basic strength. So let's do it. Now let's look at these two compound. Now we have these amine groups. अब इन दोनों पे लोन पेयर लगा हुआ है। अब लोन पेयर के कारण ये होंगे लुईस बेस। जो अपना लोन पेयर इजीली डोनेट कर दे दैट इज अ गुड बेस। सो लेट्स सी व्हिच वन इज अ गुड बेस। तो सबसे पहले वाले में हमारे पास तीन मिथाइल ग्रुप्स हैं और तीनों मिथाइल क्या हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सो दे विल पुश देयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब इस नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है दैट इज वेरी लाइकली टू डोनेट दैट लोन पेयर। सो दैट्स व्हाट मेक इट अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाले में सिर्फ दो मिथाइल ग्रुप्स हैं। सो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी बट नॉट एज मच एज द फर्स्ट वन। तो ये वाला भी लोन पेयर्स डोनेट करेगा बट नॉट एज स्ट्रांगली एज द फर्स्ट वन। सो अगर बेसिसिटी की बात करें फर्स्ट वन इज मोर बेसिक देन द सेकेंड। तो ये था स्ट्रेंथ ऑफ बेस।
सो दिस वॉज आवर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट. अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे, एंड दैट इज रेजोनेंस. अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है रेजोनेंस. सो रेजोनेंस एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है जिससे कंपाउंड काफ़ी स्टेबल हो जाता है. सो दिस इज बेंजीन और इस पे होता है रेजोनेंस. सो बेंजीन में ये डबल बॉन्ड्स ऑल्टरनेटली प्लेस्ड हैं, यानी कि डबल बॉन्ड्स एक गैप के बाद है. सो दिस इज अ साइन ऑफ रेजोनेंस. तो इसमें रेजोनेंस होगा. अब देखते क्या होगा. अब रेजोनेंस के कारण ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होंगे. तो ये वाला बॉन्ड गया इधर, ये वाला इधर एंड ये वाला इधर. तो ये सारे डबल बॉन्ड्स डिस्प्लेस हो गए. फाइनली दिस इज व्हाट वी गेट. अब ये वाले डबल बॉन्ड शिफ्ट होंगे. ऑल ऑफ दीज डबल बॉन्ड विल शिफ्ट. सो डबल बॉन्ड शिफ्ट होने के बाद वी विल गेट दिस स्ट्रक्चर वंस अगेन. तो यही चेंज चलता रहेगा. दिस स्ट्रक्चर विल कन्वर्ट इनटू दिस स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर विल कन्वर्ट इनटू दिस स्ट्रक्चर. सो दिस इज रेजोनेंस. रेजोनेंस इज अ साइन ऑफ स्टेबिलिटी. ये जिस भी कंपाउंड में होता है वो काफ़ी स्टेबल हो जाता है. अब रेजोनेंस के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, एंड दैट इज़ कंजुगेशन. अगर कंजुगेशन होगा सिर्फ और सिर्फ तभी रेजोनेंस होगा. सो लेट्स लुक एट ऑल टाइप ऑफ कंजुगेशन. सो दीज आर ऑल टाइप ऑफ कंजुगेशन. तो पहला है डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड. तो ये डबल बॉन्ड्स ऑल्टरनेटली प्लेस्ड हैं. सो दिस इज अ साइन ऑफ कंजुगेशन. और अगर कंजुगेशन